हेलो बच्चों, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज का 5th चैप्टर संगठन या ऑर्गेनाइजिंग, ये नया चैप्टर लेकर आई हूँ। नए चैप्टर का ये पहला वीडियो हम देखते हैं कि संगठन का क्या अर्थ है। तो संगठन शब्द जो है वो ऑर्गेनाइजेशन शब्द का पर्यायवाची शब्द है और ऑर्गेनाइजेशन शब्द ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है और ऑर्गेनिज्म का अर्थ है संरचना जो विभिन्न भागों में विभक्त हो और जिसे एक सामंजस्यपूर्ण इकाई में जोड़ना आवश्यक हो। यानी किसी भी प्रोजेक्ट में जब ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें कई विभिन्न भाग होते हैं, संगठन के भाग अलग अलग होते हैं। संगठन का अर्थ है उन सभी भागों में सामंजस्य करके उनको जोड़ना, ये संगठन का अर्थ है। अब प्रत्येक औद्योगिक इकाई जो है उसमें कई विभाग होते हैं और जब ये विभाग अपने अपने निश्चित और निर्धारित कार्य करते हैं तभी किसी भी संगठन का सफलता प्राप्त होती है। संगठन को आज के उद्योग में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण ये किसी भी उद्योग की नींव है और इस उद्योग में जो अलग अलग विभाग हैं उनमें आजकल प्रत्येक विभाग की बहुत अच्छी वृद्धि होती जा रही है। तो ये विभाग कौन कौन से हो सकते हैं? तो वो हैं कच्चे माल का विभाग, मशीन तथा निर्माण विभाग, शक्ति विभाग, माल प्रेषक विभाग, कार्यालय विभाग। और ये सभी विभाग उत्पादन के जो विभिन्न घटक हैं जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और साहस, इन सभी घटकों के सहयोग से अपना अपना कार्य का संपादन करते हैं। यदि ये विभाग अलग अलग अपना काम करते रहेंगे तो किसी भी संगठन की इतनी उन्नति नहीं हो पाएगी, लेकिन अलग अलग काम करते हुए जब ये एक हो जाते हैं या इनमें जब सामंजस्य हो जाता है तब ये एक व्यवस्थित उद्यम को सफलता प्रदान कर सकते हैं। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए एक हॉकी मैच चल रहा है। संगठन की कितनी आवश्यकता होती है किसी भी उद्यम में या किसी भी क्षेत्र में, संगठन की बहुत आवश्यकता है। तो जैसे यदि किसी मैदान में हॉकी का मैच चल रहा है, दो टीमों के बीच हॉकी का मैच चल रहा है, यदि एक टीम के खिलाड़ी व्यवस्थित जहां जहां खड़े होना है, जैसे जैसे बॉल आने पर रिएक्ट करना है, खेलना है, वो सब उनका काम व्यवस्थित चल रहा है, लेकिन दूसरी टीम जो है उसमें बिल्कुल व्यवस्थितता नहीं है। वो कहीं भी खड़ी है, कहीं भी बॉल मार रही है। तो इसका अंजाम क्या होगा? जो टीम व्यवस्थित होगी वो टीम जीतेगी और जो अव्यवस्थित होगी वो हार जाएगी। तो एक खेल का मैदान हो चाहे कोई भी उपक्रम हो, संगठन आवश्यक है। अब संगठन के लिए कुछ यहाँ पर मैंने वाक्य लिखे हैं जो बिल्कुल सटीक सिद्ध होते हैं संगठन की दृष्टि से। संगठन में कायदा नहीं व्यवस्था होती है, यानी संगठन कोई भी कानून से नहीं चलता लेकिन व्यवस्थित व्यवस्था से चलता है। संगठन में सूचना नहीं समझ होती है, यानी संगठन में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अपनी समझ से भी कार्य करना होता है। तो संगठन में सूचना नहीं समझ होती है। फिर संगठन में कानून नहीं अनुशासन होता है, यानी संगठन को कानून से नहीं चलाया जा सकता लेकिन उसमें अनुशासन होना आवश्यक है। संगठन में भय नहीं भरोसा होता है। भय नहीं कि इतना काम इतने दिन में होना चाहिए, ऐसा डर पैदा करके काम नहीं करवाया जा सकता, लेकिन उन कर्मचारियों पर भरोसा दिखाकर कार्य किया जा सकता है। फिर संगठन में शोषण नहीं पोषण होता है, यानी जो कार्य करते हैं संगठन के अंतर्गत उनका पोषण संगठन करता है, न कि उनसे ज्यादा कार्य कराकर शोषण करता है। फिर संगठन में आग्रह नहीं आदर है। संगठन में आग्रह नहीं है लेकिन हरेक का आदर करके किसी भी उपक्रम में संगठन के द्वारा सफलता प्राप्त की जा सकती है। संगठन में संपर्क नहीं संबंध होता है।
संगठन में एक दूसरे से संपर्क नहीं होता, एक दूसरे से संबंध स्थापित हो जाते हैं। फिर संगठन में अर्पण नहीं समर्पण होता है, यानी अपना सारा कुछ समर्पित कर देना किसी भी कार्य को करने के लिए, तभी कोई भी उद्यम सफलता प्राप्त करता है। फिर इसलिए क्या कहा जाता है कि स्वयं को संगठन से जोड़े रखें। जिस संगठन में हम कार्य कर रहे हैं उस संगठन से स्वयं को जोड़े रखना आवश्यक है। अब यहाँ पर प्रोफेसर लुई हेने के अनुसार एक परिभाषा दी गई है कि किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन है। यानी अलग अलग विभागों का किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो विशिष्ट अंग हैं वो जब मैत्रीपूर्ण रूप से संयोजित होते हैं, एक होते हैं, तब वह संगठन कहलाता है। अब यहाँ पर कुछ और बातें बताना थोड़ा आवश्यक है कि संगठन के लिए कुछ संगठन के प्रबंधकों का कुछ मुख्य कार्य हैं, और जब प्रबंधक इन मुख्य कार्यों को पूर्ण करते हैं तभी वो संगठन सफल हो पाता है। जिसके अंतर्गत पहला है संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समस्त कार्यों की पहचान करना। क्या क्या कार्य किए जाने हैं पहले उनकी पहचान होना चाहिए। उन कार्यों को सोच विचार कर छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त करना, ये प्रबंधकों का कार्य है कि संगठन को किस प्रकार से उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किन विभागों में विभाजित करना, उनको किस प्रकार से कार्य करने की प्रेरणा देना। फिर व्यक्तियों की योग्यता को मद्देनजर रखते हुए कार्य सत्ता और कार्य का वितरण करना। कौन सा व्यक्ति किस चीज में, किस कार्य में कुशल है, उस कार्य को उस व्यक्ति को सौंपना, ये संगठन के प्रबंध का काम है कि व्यक्तियों की स्किल या कौशल को देखकर उनसे कार्य करवाना। फिर समस्त कार्यों के समन्वय हेतु उनका पुनर्गठन करना। फिर समस्त कार्यों के समन्वय के लिए, क्योंकि भले ही अलग अलग अंग है लेकिन उनमें समन्वय होना बहुत आवश्यक है, और फिर उसका फिर से पुनर्गठन करना। फिर कार्य के निष्पादन पर निगरानी और नियंत्रण रखना। कार्य किस प्रकार हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस प्रकार से अधिक करवाया जा सकता है, इस पर नियंत्रण रखना और देखभाल करते रहना। अगला हमारा टॉपिक है संगठन का महत्व, आवश्यकता, लाभ। नीड, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमारा पहला बिंदु है प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि। संगठन समय की बचत करता है और कार्यों का दोहराव भी समाप्त करता है, यानी कोई भी कार्य दो बार दो जगह नहीं होगा। संगठन के जब विभाग होंगे तो उन विभागों में एक कार्य एक विभाग में होगा, तो जो प्रबंधक हैं उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि होगी संगठन में, क्योंकि वो ये देखते रहेंगे कि कोई भी कार्य कहीं दो विभागों में एक साथ न चल रहा हो। संगठन योग्य व्यक्तियों का चयन करता है और उनकी योग्यता का पूरा लाभ उठाता है। तो यानी ये लाभ उठाना प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि लाता है। फिर प्रबंध का तंत्र। संगठन वास्तव में प्रबंध का तंत्र है। इसी माध्यम से वह लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील होता है। प्रबंध रूपी आत्मा संगठन रूपी शरीर में निवास करती है। प्रबंध की आत्मा पूरी संगठन में निवास करती है। यदि संगठन अच्छा न हो तो प्रबंधक कितना भी अच्छा हो, अपना प्रबंध ठीक से नहीं कर पाएगा। तो प्रबंध का तंत्र है संगठन, इसलिए संगठन महत्वपूर्ण है। फिर विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन। संगठन में क्रियाओं का विभाजन और वर्गीकरण किया जाता है और योग्यता के अनुसार कार्यों का भी बंटवारा किया जाता है। इस कारण क्या होता है कि जो मानवीय संसाधन है, उन मानवीय संसाधनों में जो विशिष्टीकरण है या जो खूब कुशलता प्राप्त है, किसी को किसी कार्य में कुशलता प्राप्त है, तो उस कुशलता का पूरा विदोहन किया जा सकता है। फिर है सुविधाजनक समन्वय। विशिष्टीकरण होने के कारण क्रियाओं का विभाजन और उप विभाजन हो जाता है। क्रियाओं को उस विशिष्ट व्यक्ति को सौंप दिया जाता है और वो विशिष्ट व्यक्ति भी अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को कार्य सौंप सकता है, जो उप विभाजन कार्यों का किया जाता है।
इसलिए समन्वय की समस्या उत्पन्न होती है। जब ज्यादा लोगों के बीच में कार्यों का बंटवारा होगा तो बहुत आवश्यक है कि उन सब लोगों के बीच में समन्वय भी होना चाहिए। संगठन में इन क्रियाओं, उपक्रियाओं और विभिन्न विभागों, उपविभागों, अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच परस्पर समन्वय सुविधाजनक हो जाता है। यदि संगठन है और प्रबंधक अच्छा है तो सुविधाजनक समन्वय हो सकता है। फिर संतुलन की स्थापना। संगठन के लिए आवश्यक है कि मानवीय क्रियाएं, भौतिक क्रियाएं, विभागीय क्रियाएं, अधिकारी, कर्मचारी, इन सब के कार्यों में संतुलन और सामंजस्य होना चाहिए। तभी कोई भी एक प्रक्रम या कोई भी संस्था प्रतिस्पर्धा किसी दूसरे से कर सकती है। फिर है प्रबंधकों का विकास। इसमें संगठन में उच्च स्तरीय प्रबंध में विभिन्न कार्य स्थितियों का निर्माण किया जाता है। प्रबंधकों को क्रमशः इन स्थितियों पर नियुक्त करके उच्च पदों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसमें प्रबंधकों का भी अपनी स्किल का विस्तार होता है, क्योंकि उनको समय समय पर परिस्थितियों को देखते हुए अपने भी कौशलता में वृद्धि करने की आवश्यकता होती है। तो संगठन के माध्यम से प्रबंधकों का भी विस्तार होता है। फिर उपक्रम का विकास और विस्तार। एक यदि बड़ा उपक्रम है उसके लिए अधिक क्रियाओं का विभाजन, वर्गीकरण और समूहीकरण करना पड़ता है और बड़ी संख्या में कार्य स्थितियों का निर्माण करना, अर्थात संगठन का आकार बड़ा बनाना पड़ता है। यदि उपक्रम बड़ा होता जाता है तो संगठन का भी विकास होता जाता है और विस्तार होता जाता है। फिर मानवीय साधन का सर्वोत्तम उपयोग। संगठन में मानवीय जो साधन है, मानवीय साधन का सर्वोत्तम उपयोग, यानी मनुष्यों के कुशलता को देखते हुए उनको जो कार्य दिए जाते हैं, उन कार्यों के माध्यम से जो जो कुशलता उन व्यक्तियों में है, उन कुशलताओं का पूरी तरह विदोहन कर लिया जाता है। फिर है उपक्रम के कार्यों को व्यवस्थित करना। संगठन उपक्रम के प्रत्येक व्यक्ति का कार्य तथा स्थान निर्धारित करता है, जिससे बड़े बड़े उपक्रमों में अनेक व्यक्तियों के कार्यरत होते हुए भी सारा काम व्यवस्थित हो जाता है। संगठन का अभाव ही अव्यवस्था को जन्म देता है। यदि संगठन में किसी प्रकार का अभाव नहीं होगा तो कार्य व्यवस्थित रूप से चलता रहेगा। फिर है सुविधाजनक संदेश वाहन। एक अच्छे संगठन में सब लोगों का आपस में बहुत अच्छा समन्वय होने के कारण जो भी संदेश देना है वो बहुत सुविधाजनक तरीके से एक दूसरे तक संदेश पहुंचाए जा सकते हैं। फिर मनोबल में वृद्धि। प्रभावी संगठन कर्मचारियों के मनोबल को भी ऊंचा करता है। यदि संगठन बहुत अच्छा है तो उसमें कार्य करने वाले लोगों का मनोबल भी बढ़ता है, वो अच्छी से कार्य भी करते हैं और उनके अधिकार और कार्य भी वहां सुनिश्चित होते हैं, जिसके कारण उनका मनोबल बढ़ता रहता है। फिर नियंत्रण में सुधार। प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी के कार्य क्षेत्र और दायित्वों के निर्धारण के बाद उनके कार्यों के नियंत्रण की समस्या आती है, जिसे प्रभावी संगठन संरचना द्वारा हल किया जा सकता है। क्योंकि इतने सारे विभाग होने के बाद, इतने सारे कर्मचारियों के कार्य करने के बाद उन पर नियंत्रण रखने की भी आवश्यकता होती है। इसलिए यदि संगठन अच्छा है तो उसके नियंत्रण में भी सुधार होता है। बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपने अभी भी सुश्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।